चलिए, स्वागत है आप सभी का वापस से एमपीजी के 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। डेली हम इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल आपके इसमें 50 सेशंस होंगे, 50 सेशंस होंगे और हर सेशंस में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आज हमारा डे नंबर 24 है, तो चलिए देखिए कि आज कौन कौन से हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य यानी मध्य प्रदेश की स्मॉलेस्ट सेंचुरी कौन सी है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य स्मॉलेस्ट सेंचुरी, क्या वो रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य है यानी रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? क्या वो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? क्या वो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे स्मॉलेस्ट सेंचुरी वो है रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? इंदौर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1989 में। ये जो अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल यानी कितने एरिया में ये फैला हुआ है? तो मात्र 2.340 किलोमीटर स्क्वायर में। तो जो आपका रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 2.340 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य में पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर खोला गया है। मध्य प्रदेश का, एमपी का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर खोला गया है, यानी मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव, मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र, जागरूकता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में, रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पर है? ये इंदौर में। कब इसको स्टैब्लिश किया गया? 1989 में। और इसका एरिया कितना है? 2.340 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश का स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? यानी विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा क्या नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, या केन नदी, या बेनगंगा, या फिर बेतवा? तो विदिशा बेतवा नदी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी। अब देख लेते हैं बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी की कुल लंबाई, बेतवा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? बेतवा नदी की कुल लंबाई है 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर। बेतवा नदी का ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से होता है? तो रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से? रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। समापन कहाँ होता है? यानी ये नदी जो बेतवा नदी है कहाँ पर जाकर किस नदी में मिल जाती है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन और हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के जालौन और हमीरपुर में बहती हुई ये यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? बेतवा यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। कहाँ से उद्गम होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। और विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा के अलावा आपको ओरछा, ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे। उसके अलावा सांची, सांची भी आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में यानी मध्य प्रदेश के शेड्यूल्ड एरियाज में, मध्य प्रदेश के शेड्यूल एरियाज में किस योजना के तहत सचल औषधालय यानी मोबाइल डिस्पेंसरी, किस योजना के तहत सचल औषधालय यानी मोबाइल
डिस्पेंसरी यानी ऐसे औषधालय, ऐसी डिस्पेंसरी जो कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट हो सकती है, यानी एक वैन में इन्होंने डिस्पेंसरी खोली है, औषधालय खोली है जो कि इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। तो किस योजना के तहत शेड्यूल्ड एरियाज में सचल औषधालय की स्थापना की गई है, मोबाइल डिस्पेंसरी की स्थापना की गई है? तो वो जो योजना है वो है जीवन ज्योति। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है जीवन ज्योति योजना। तो मध्य प्रदेश में जीवन ज्योति योजना के तहत शेड्यूल्ड एरियाज में, यानी जितने ही मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर सचल औषधालय यानी मोबाइल डिस्पेंसरी को स्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? जो तानसेन है वो किसके दरबार में रहते थे? क्या वो आदिल शाह के दरबार में रहते थे, या फिर अशोक के, या अकबर के, या फिर बहादुर शाह के? तो तानसेन किसके कोर्ट में, किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तो चलिए तानसेन के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो उनका मूल नाम यानी इनका ओरिजिनल नेम क्या है। तानसेन का मूल नाम, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? तो वो है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे ये तानसेन का ओरिजिनल नेम है। इन्हें प्यार से तन्ना भी कहा जाता है। तानसेन को प्यार से क्या कहा जाता है? तन्ना भी कहा जाता है। किसके दरबार में थे? अकबर। अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न थे, जो नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स थे, उनमें से एक तानसेन भी थे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है? तानसेन का बर्थ कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। इसलिए ग्वालियर को तानसेन नगरी भी कहा जाता है। ग्वालियर को तानसेन नगरी भी कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबार में रहते थे, उसी तरीके से जो तानसेन है ये दिलावर खां के दरबार में भी थे। किसके? दिलावर खां। दिलावर खां के दरबार में थे। और जो रीवा के नरेश थे, रामचंद्र, रीवा के जो राजा थे, रीवा के जो किंग थे जिनका नाम है रामचंद्र, रामचंद्र के दरबार में भी थे। कौन? तानसेन। तो तानसेन को किन किन राजाओं का संरक्षण प्रदान हुआ है? अकबर, अकबर के नवरत्नों में एक थे दिलावर खां, और जो आपके रीवा के जो महाराज है रामचंद्र, उनके दरबार में भी तानसेन को संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। इसलिए ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और तानसेन का मूल नाम क्या है? तो इनका ओरिजिनल नेम है रामतनु पांडे, और इन्हें प्यार से तन्ना भी कहा जाता है। उसके बाद देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका यानी मंथली मैगजीन, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका यानी मंथली मैगजीन किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी जो पूर्वाग्रह ये एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, तो कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश करती है, प्रकाशित करती है? क्या वो मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम है? मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है? क्या वो मध्य प्रदेश कला परिषद है यानी मध्य प्रदेश आर्ट काउंसिल है? क्या वो कालिदास अकेडमी है, या फिर भारत भवन? तो जो पूर्वाग्रह जो कि एक मासिक पत्रिका है, एक मंथली मैगजीन है, ये कहाँ से रिलीज, कहाँ से पब्लिश की जाती है? तो भारत भवन से। कहाँ से पब्लिश की जाती है? भारत भवन से। अब भारत भवन कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में। भारत भवन की स्थापना यानी भारत भवन को स्टैब्लिश कब किया गया था? 13 फरवरी 1982 में। भारत भवन को स्टैब्लिश कब किया गया था? 13 फरवरी 1982 में। किसने इनॉग्रेशन किया था भारत भवन का? तो इंदिरा गांधी जी ने। किसने? इंदिरा गांधी द्वारा इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया गया था। भारत भवन जो कि कहाँ पर है? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 13 Feb 1982 को। और जो भारत भवन की डिजाइन है, जो भारत भवन की जो डिजाइन किसके द्वारा दी गई थी? भारत भवन की जो बिल्डिंग की जो डिजाइन है वो किसने दी थी? तो वो दी थी चार्ल्स कोरिया ने।
किसने? चार्ल्स कोरिया ने। तो ये कुछ पॉइंट थे भारत भवन के बारे में। इसके बाद देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? यानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्वालियर को किसने स्टैब्लिश किया था? क्या वो राणा सिंह है, या फिर सम्राट अशोक, एम्परर अशोक, या राजा विक्रमादित्य, या फिर सूरत सिंह? तो अगर आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो ग्वालियर की स्टैब्लिशमेंट, ग्वालियर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सूरत सिंह के द्वारा। ग्वालियर को स्टैब्लिश किसने किया था? सूरत सिंह। ग्वालियर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये गोपांचल पर्वत पर बसा हुआ है, क्योंकि ये गोपांचल पर्वत पर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्वालियर। गोपांचल पर्वत पर बसा हुआ है, इसका नाम ग्वालियर रख दिया। और इसका ग्वालियर का प्राचीन नाम भी गोपांचल है। ग्वालियर का एंशिएंट नेम, ग्वालियर का एंशिएंट नेम, प्राचीन नाम क्या है? गोपांचल। ग्वालियर का एंशिएंट नेम, प्राचीन नाम क्या है? गोपांचल। उसके अलावा ग्वाला ऋषि की तपोभूमि के कारण, ग्वाला ऋषि की तपोभूमि के कारण, तपोभूमि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ग्वालियर। इसका नाम क्या पड़ गया? ग्वालियर। जो ग्वाला ऋषि थे यानी जो ग्वाला सेज थे, उन्होंने यहाँ पर तपोभूमि यानी उन्होंने यहाँ पर पिनेंस किया था, तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्वालियर। तो ग्वालियर का एंशिएंट नेम, प्राचीन नाम क्या है? गोपांचल। और ग्वाला ऋषि की तपोभूमि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ग्वालियर नाम पड़ गया था। और ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? सूरत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? जो ग्वालियर फोर्ट है, ग्वालियर का किला, ग्वालियर फोर्ट किसने बनवाया था? तो ग्वालियर का किला बनवाया था राजा सूरत सेन ने। ग्वालियर फोर्ट किसने बनवाया था? राजा सूरत सेन ने। अब जो ग्वालियर का किला है उसे रत्न भी कहते हैं, ग्वालियर के किले को रत्न भी कहा जाता है। और इसे भारत का जिब्राल्टर, इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस फोर्ट को, किस किले को कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को, ग्वालियर फोर्ट को जिसने बनवाया, जिसको किसने बनवाया था? राजा सूरत सेन ने। और ग्वालियर के किले में आपको टोटल 5 द्वार देखने को मिलेंगे, 5 गेट देखने को मिलेंगे। तो देखियो कौन कौन से है। आपको यहाँ पर आलमगीर दरवाजा देखने को मिलेगा, हिंडोला दरवाजा देखने को मिलेगा, चतुर्भुज दरवाजा देखने को मिलेगा, चतुर्भुज दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, गुजरी महल दरवाजा। और आपको यहाँ पर हाथी पौड़ दरवाजा देखने को मिलेगा, हाथी पौड़ दरवाजा देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ग्वालियर फोर्ट में। तो ग्वालियर फोर्ट में आपको टोटल कितने द्वार देखने को मिलेंगे? 5 द्वार देखने को मिलेंगे। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा और हाथी पौड़ दरवाजा। इसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अमन का महल किस जिले में? यानी जो राजा अमन महल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो क्या वो किन्नौर में है, या वो अजयगढ़ में है, या वो चंदेरी में है, या फिर मंडला? तो राजा अमन महल कहाँ पर है? ये है अजयगढ़। अजयगढ़ पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। अजयगढ़ कहाँ आता है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो राजा अमन महल कहाँ पर है? अजयगढ़ पन्ना में, यानी अजयगढ़ जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसे किसने बनवाया था? इस महल को किसने बनवाया था? तो राजा अजयपाल ने। इस महल को किसने बनवाया था? राजा अजयपाल ने इस महल को बनवाया था। कौन सा? राजा अमन महल किसने बनवाया? राजा अजयपाल ने। कहाँ पर है? अजयगढ़। अजयगढ़ कहाँ आता है? पन्ना जिले में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, द नेशनल न्यूज प्रिंट
द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल एंड पेपर मिल। इसे शॉर्ट फॉर्म में नेपा भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में NEPA नेपा भी कहा जाता है, द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, जो कि कहाँ पर है? नेपा नगर। नेपा नगर किस जिले में स्थित है? तो द नेशनल न्यू प्रिंट एंड पेपर मिल। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि ये एशिया की पहली पेपर मिल थी। एशिया की प्रथम पेपर मिल, एशिया की फर्स्ट पेपर मिल थी। कौन सी? नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेपा भी कहा जाता है, और नेपा नगर में स्थित है। नेपा नगर जो है वो खंडवा और बुरहानपुर में आती है। नेपा नगर किन दो जिलों के बीच में स्थित है? खंडवा और बुरहानपुर। अगर ऑप्शन में खंडवा है तो भी आप टिक कर सकते हैं, अगर बुरहानपुर है तो भी, क्योंकि नेपा नगर खंडवा और बुरहानपुर के बीच में स्थित है। और ये एशिया की पहली पेपर मिल थी। कौन सी? द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में नेपा कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 अप्रैल 1956 में। 26 अप्रैल 1956 ने किसने इनॉग्रेशन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया गया था। तो द नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, इसे शॉर्ट फॉर्म में नेपा कहते हैं। ये नेपा नगर में स्थित है। नेपा नगर खंडवा और बुरहानपुर जिले के बीच में आता है और एशिया की पहली पेपर मिल है। इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1956 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? यानी नरेंद्र मोदी जी की जीवनी, उनकी बायोग्राफी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी, जिसका नाम है मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार। इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार। इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार। हिंदी में क्या हो जाएगा? मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। यानी जो प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर एक जीवनी, एक बायोग्राफी लिखी गई है। तो ये इसके लेखक कौन है? किसने लिखी है? क्या वो राजदीप सरदेसाई है, या फिर तरुण विजय है, या फिर राजीव श्रीवास्तव, या फिर रजत शर्मा? तो इसके जो लेखक है, ऑथर है, वो है तरुण विजय। कौन है इसके ऑथर? तरुण विजय। तरुण विजय एक इंडियन ऑथर है, भारतीय साहित्य लेखक है। ये एक इंडियन ऑथर है, भारतीय लेखक है। और तरुण विजय राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा। फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? तरुण विजय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक जीवनी, उनकी बायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ अ स्टार, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन है इसके लेखक। तो इसके लेखक है तरुण विजय। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से कितने जिले ऐसे जो कभी किसी ना किसी देशी रियासतों का अंग रहे होंगे? यानी जो मध्य प्रदेश के 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स का भाग रहे होंगे। तो ऐसे कितने जिले थे जो कि देशी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट रहे होंगे? क्या वो 23 जिले या 28 या 34 या फिर 37? तो ऐसे कितने जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के, ऐसे कितने जिले हैं जो कि देशी रियासत प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट रहे थे? वो है 34 डिस्ट्रिक्ट्स। मध्य प्रदेश के 34 जिले किसी ना किसी देशी रियासत के अंग रहे होंगे। ये आज़ादी के पहले की बात हो रही है, यानी 1947 से पहले की, क्योंकि 1947 से पहले, आज़ादी से पहले भारत में
देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। उसके बाद 1956 तक, आज़ादी के बाद से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश में 3 स्टेट्स बन गए थे, जिसमें जो स्टेट ए था वो था आपका सेंट्रल प्रोविंसन बरार, स्टेट बी था आपका मध्य भारत सेंट्रल इंडिया, और स्टेट सी था आपका विंध्य प्रदेश, जिसमें भोपाल स्टेट भी शामिल था। और जब 1 नवंबर 1956 में जैसी एमपी फॉर्म होता है तो एमपी में फिर जिले आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी भारत के, इंडिया के किस स्टेट में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्या वो मेघालय है, या फिर राजस्थान, या फिर उत्तराखंड, या फिर केरल? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय के भी मासिमराम में, मेघालय के मासिमराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय के मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए इसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसे? मासिम राम को। कहाँ पर है? मेघालय में सबसे ज़्यादा यहीं पर ही बारिश होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। यानी बारिश सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासिम राम में। कहाँ पर आता है? मेघालय स्टेट में आता है। और अगर एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमपी में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? अगर हम एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एमपी में कहाँ रेनफॉल होती है? पचमढ़ी में। एमपी में पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल नोट की गई है। कितनी? 199 सेंटीमीटर। और सबसे कम, मिनिमम कहाँ नोट की गई है? तो वो की गई है भिंड में, मात्र 55 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाएगा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ नोट की गई है? पचमढ़ी में, जो कि होशंगाबाद ज़िले में आता है। और अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। 199 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश हुई है, और सबसे कम बारिश हुई है भिंड में, मात्र 55 सेंटीमीटर। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का शरण, यानी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि खुद की मिट्टी और नाली का शरण, यानी विच रिवर इरोडेड इट्स सॉइल एंड ड्रेनेज? विच रिवर इरोडेड इट्स सॉइल एंड ड्रेनेज यानी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो कि अपनी मिट्टी और नाली का शरण करने के लिए जानी जाती है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता जा रहा है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो कि खुद की मिट्टी और खुद की नाली, जो ड्रेनेज एरिया है, उसका इरोजन करती जा रही है? तो ऐसी नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी जो है वो खुद की ही जो ड्रेनेज एरिया है उसका पूरा इरोजन, यानी जो सबसे, अगर आप देखेंगे जो मेन प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जो मेन प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम चंबल नदी द्वारा जो की जा रही है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जा रही है? भिंड और मुरैना में। भिंड और मुरैना में ये चीज़ देखी जा रही है। और अब धीरे धीरे नर्मदा जो है, नर्मदा नदी भी अपने आसपास का क्षेत्र को पूरी तरीके से शरण करती हुई जा रही है, यानी इरोडेड करती हुई जा रही है। यानी नर्मदा नदी भी अब कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन कर रही है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन यानी जब तेज पानी आता है, पानी बहता हुआ आता है और वो अपने साथ मिट्टी की टॉप लेयर को अपने साथ बहता हुआ ले जाता है, यानी आपकी मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो सारे पानी के साथ
है गए हैं। तो ऐसी दिक्कतें हमें दो नदियों में देखने को मिल रही है, चंबल और नर्मदा के साथ। और ये सिर्फ एमपी की नहीं, पूरी इंडिया की प्रॉब्लम बन चुकी है सॉइल इरोजन की। और सबसे ज़्यादा चंबल नदी के द्वारा देखी जा रही है, कहाँ पर? भिंड और मुरैना वाले क्षेत्र में। इसके बाद देखें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसे शॉर्ट फॉर्म में हेल भी कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में हेल यानी HAL भी कहते हैं। तो क्या ये चेन्नई में है, या फिर बेंगलुरु में, या फिर देवास में, या फिर कोरापुट में? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय वो है आपका बेंगलुरु यानी कर्नाटका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, यानी किस राज्य में आएगा? कर्नाटका में। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? यानी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा गलत जोड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स क्या इंदौर में है? तो जी हाँ, ये इंदौर में है। कृषि कॉम्प्लेक्स यानी एग्रो कॉम्प्लेक्स क्या छिंदवाड़ा में है? तो हाँ, ये छिंदवाड़ा में है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स क्या ग्वालियर में है? तो नहीं, यही गलत है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हमें एमपी में नहीं देखने को मिलता है। और चर्म कॉम्प्लेक्स यानी लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स क्या देवास में है? तो हाँ, ये देवास में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में। कृषि कॉम्प्लेक्स यानी एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में। चर्म कॉम्प्लेक्स यानी लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलेगा? देवास में। बाकी हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये किस राज्य में, किस स्टेट में आता है? क्या ये महाराष्ट्र में है, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर झारखंड में? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एमपी के किस जिले में है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। एमपी के किस जिले में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा? तो ये है आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और 1994 में 1994 में इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। कब? 1994 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। किस जिले में है? उमरिया में। उमरिया किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश से। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से यानी इसके मिडिल में से कौन सी नदी पास होती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मिडिल में से, मध्य में से कौन सी नदी गुजरती है? तो वो है चरण गंगा। कौन सी नदी? चरण गंगा। ये आपको पता होना चाहिए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से, उसके मध्य में से कौन सी नदी गुजरती है? चरण गंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया था? यानी मध्य प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का नाम, मध्य प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रख दिया गया था? तो वो है आपका भोपाल यूनिवर्सिटी, भोपाल विश्वविद्यालय। भोपाल विश्वविद्यालय को अब किस नाम से जाना जाता है? भोपाल विश्वविद्यालय को अब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बरकतुल्ला
यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? भोपाल विश्वविद्यालय को। जो मौलाना बरकतुल्लाह है, ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। विदेश में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सालों तक संघर्ष के लिए, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए इन्होंने लड़ाई की थी, फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ाई की थी बाहर रहते हुए भी। और काबुल में, इनके बारे में एक चीज लिख लीजिए, काबुल में जब भारत की पहली इंटरिम यानी अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था। उस समय उस सरकार का, यानी अंतरिम सरकार का, इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो वो थे मौलाना बरकतुल्लाह। और ये कब बनाई गई थी इंटरिम गवर्नमेंट? 1915 में, 1915 में ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी। कहाँ पर? काबुल में। जिसके पहले अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे मौलाना बरकतुल्लाह। और ये एक बहुत सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी है जिन्होंने बाहर रहकर, यानी अब्रॉड में, विदेश में रहकर भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। और इन्हीं के नाम पर भोपाल विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया गया? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 1970 में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी ओरछा में जो चतुर्भुज मंदिर है, और ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी में। ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी में। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या वो सतपुड़ा के राजा थे, या फिर बुंदेला राजपूत थे, या फिर राजा विक्रमादित्य, या राजा भोज? तो चतुर्भुज मंदिर जो कि ओरछा में स्थित है, ओरछा निवाड़ी जिले में आता है, इसका निर्माण करवाया था बुंदेला राजपूत। और वो बुंदेला राजपूत कौन थे? तो वो थे वीर सिंह देव बुंदेला। वो कौन थे? वीर सिंह देव बुंदेला। तो जो ओरछा में जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? बुंदेला राजपूत ने। और वो जो बुंदेला राजपूत कौन थे? वो थे आपके वीर सिंह देव बुंदेला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीना ऑयल रिफाइनरी बीना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी? जो बीना ऑयल रिफाइनरी है, यानी ये किस जिले में आएगी? सागर में। सागर जिले में बीना ऑयल रिफाइनरी है। वो कौन सी दो कंपनियों के द्वारा शुरू की गई थी? क्या वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रॉयल डच शेल है, या फिर भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओमान ऑयल कंपनी, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है आपकी भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा बीना के आगासौद में। कहाँ पर? बीना के आगासौद में जो बीना ऑयल रिफाइनरी है उसे इस्टेब्लिश किया गया था। और बीना किस जिले में आता है? सागर में। कौन सी दो कंपनियों के द्वारा? भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा? यानी पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्या वो जबलपुर है, या भोपाल है, या इंदौर, या फिर धार? तो अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखोगे, पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा जिला है इंदौर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर जिला है। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, 2011 जनगणना 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमें किस जिले में देखने को मिलेगी? मैक्सिमम पॉपुलेशन हमें किस जिले में देखने को मिलेगी? तो वो देखने को मिलेगी इंदौर में। और मिनिमम पॉपुलेशन
यानी न्यूनतम जनसंख्या हमें किस जिले में देखने को मिलेगी, तो वो हमें देखने को मिलेगी हरदा डिस्ट्रिक्ट में, हरदा जिले में। तो ये आज आपके 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आप लोग कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।